चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूगोल के इस 14वें दिन की क्लास में, जिसमें कि हम भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की प्रमुख नदियां जो हैं ये हम आज पढ़ेंगे मानचित्र के जरिए, और पार्ट 2 में जब हम आएंगे तो वहां पे क्यूज सेक्शन लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, पर यहाँ पे मानचित्र के जरिए आपको ये वीडियो समझना होगा पहले, फिर उसके बाद क्यूज सेक्शन में आप जा सकते हैं। ज्योग्राफी की क्लास आपको रोज सुबह के 10 बजे अपडेट की जाएगी। उसके बाद शाम को 3 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो करंट अफेयर की क्लास होती है हमारी, वो आपको सुबह के 3 बजे अपडेट कर दी जाती है प्रीमियर में। तो इन तीनों वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएफ कहाँ से मिल सकता है आपको? तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे डाउनलोड करके सर्च कीजिएगा एजुकेशन की एटेसिक्स को, और वहां पे ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का जो पीडीएफ है वहां पे आपको मिल सके और आपको पीडीएफ भी पढ़ने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो। उससे पहले अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, ये वो है भारत का मानचित्र, जहां पे नदियों के बारे में हमने यहां पे चर्चा की है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु नदी के तंत्र के बारे में, यानी कि सिंधु नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ, ठीक है, यानी कि उसका स्रोत क्या है, यह जानना जरूरी है आपका, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी लंबाई जानेंगे, उसकी कितनी किलोमीटर में उसका नदियों का क्षेत्र है उसका, वो जानेंगे। और उसके अलावा कुछ अन्य तथ्य है जो कि हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो इंडस नदी है, यानी कि सिंधु नदी है, वो देख रहे हैं आप यहाँ से, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये जैसे कि जा रहा, मैं रेड कलर में ले जा रहा हूँ इसको, तो ये जो सेक्शन है ये पूरा जो है सिंधु नदी का एरिया है। और ये जो बहती है नदी, इसका स्रोत है तिब्बत के मानसरोवर का निकट होना, ठीक है। यानी कि ये देखो चाइना है यहाँ पे, ठीक है, इसका पड़ोसी देश है तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत और चाइना के जो मानसरोवर का एरिया है, जो पर्वतों का है ना, जो मानसरोवर का एरिया है, वहां से निकली है, उसका उद्गम हुआ है सिंधु नदी का। अब ये नदी जो है ये उत्तर पूर्व से लेकर ये उत्तर पश्चिम तक बहती है और पाकिस्तान में जाके मिलती है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है यहां से सिंधु नदी के लिए, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप समझ जाइएगा सारा चीज, क्योंकि फिगर से जो चीज है समझना आसान होती है, वो बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। और ये जो मानचित्र है ये मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ के जरिए, आप भी इसका देख सकते हैं, ठीक है। जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो नोट कीजिएगा, ये कल मैं क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है, सारी चीजें दूंगा क्वेश्चन में। 2880 जो कि भारत में है, ठीक है, और ये पूरा इसका लंबाई है, माफ कीजिएगा, ये पूरा लंबाई है इसका, कहां से कहां तक, तो मानसरोवर से लेकर, ठीक है, मानसरोवर से लेकर पाकिस्तान तक, जहां तक ये फैला हुआ है। और जो पूछेगा क्वेश्चन यहां पे कि भारत में कितनी इसकी लंबाई है, तो 790 किलोमीटर, याद रखिएगा, ये भी किलोमीटर है, ओके। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एक आपका, यहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो इसका वर्ग किलोमीटर है ना, पूरा भारत में, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर कितना है इसका, तो 3,21,290 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, और पीसीएस में तो खासकर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहां के लिए, ठीक है। ये भारत के बारे में बताया मैंने दोनों चीजें, और ये टोटल है इसकी लंबाई किलोमीटर में, कहां से, तो मानसरोवर से लेके पाकिस्तान तक, जहां तक ये बहती है, ओके। अब इसकी जो बाहरी सहायक नदियां हैं उसमें कौन कौन है, तो देखो मैंने आपको एक जास्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया था, ठीक है। तो जास्कर नदी है वहां पे, जास्कर नदी है, ये नोट कीजिएगा आप लोग, जास्कर, ठीक है। उसके बाद एक झेलम नदी है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। झेलम है, चिनाब है, ठीक है, इनकी सहायक नदियां ये सब सारी, ठीक है। चिनाब है, रावी है, ब्यास है, ठीक है, और कौन सी है, तो सतलज है। ये सारी नदियां यहीं पे है, देखिए ये सारी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सतलज है,
ये जो है इनकी सहायक नदियां हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि सिंधु नदी की सहायक नदियों का नाम कौन है इसमें। तो ऑप्शन अगर इसमें से 6 में से होगा कोई, तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास या सतलज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन यहां से इतने बन सकते थे। अब हम बात करेंगे दूसरी नदी के बारे में, बात करेंगे हम झेलम के बारे में। तो जो झेलम नदी है ये भारत से ही इसका उद्गम है। ठीक है, इसका जो स्रोत है ये बता दे आपको कहां से निकला है। तो पीर पंजाल, जो कि मैंने कल पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया है, पीर पंजाल उस नदी उस झरने से निकलती है, पीर प्रांजल के पर्वतों के झरने से निकलती है। तो ये आपको यहां पे आंसर करना होगा पीर प्रांजल। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आपका जिम्मा बनता है कि याद रखें। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा झेलम नदी के बारे में, जो कि नोट करने लायक है आपके लिए। वैसे तो कल पीडीएफ में आपको मिलेगा ये सारी चीजें। ये देखिए 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बेरीनगर। 4900 मीटर की ऊंचाई पे क्या नजदीक है, तो बेरीनगर। ठीक है, अब यहां से जो पीर पांजल के निकट झरने से ये निकली है नदी झेलम। अब देखिए मैं झेलम का थोड़ा सा यहाँ चित्रांकन कर देता हूँ। कलर देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो आपकी नदी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका उद्गम स्थान है पीर प्रांजल का झरने का। और ये झेलम नदी जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी मानी जाती है। इसकी जो भारत में, मतलब जो जितनी भारत में बहती है वो है 725 किलोमीटर के एरिया में ये बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। झेलम नदी है 725 किलोमीटर जो है कि भारत में बहती है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में चली जाती है ये भी नदी। ओके, अब हम बात करेंगे इसके वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की। तो ये वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आप लोग निकाल भी सकते हो, वैसे तो ये क्वेश्चन में पूछता है अक्सर। ठीक है, तो 28,490 स्क्वायर मीटर ये इसकी एरिया का क्षेत्र है। ठीक है, इसके एरिया का पूरा क्षेत्र है झेलम का। ओके, अब झेलम के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दें कि जो झेलम है ये इसकी कहते हैं कि दाई मतलब सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, झेलम है, उसके बाद चिनाब है, रावी है, ये इसकी सहायक नदियां गिनी जाती हैं। किसकी, तो झेलम की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन बन सकता है वहां एग्जाम में। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों नदी चिनाब की। ठीक है, अब देखिए चिनाब नदी जो है ये निकली है दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से। तो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे। और यहाँ से ये जो नदी निकली है, देखिए चिनाब का जो ये एरिया आ रहा है, ये देखिए ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक ये आया ऐसे, और ये हिमाचल के पहाड़ियों तक ये आया हुआ है। तो ये कुल्लू घाटी है। याद रखिएगा चिनाब के बारे में क्या है, ये कुल्लू घाटी से निकली हुई एक नदी है। ठीक है, कुल्लू घाटी से निकली हुई एक नदी है जो कि बारालाचाला कहलाता है। क्या कहलाता है, बारालाचाला। और सिंधु की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है कौन, तो चिनाब नदी, क्योंकि इसकी लंबाई है, देखिए मानसरोवर से यहां से निकलती है सिंधु और आती है पाकिस्तान तक। ठीक है, और ये चिनाब जो है ये हिमाचल से आती है, तो लगभग बहुत पास में है। ठीक है, तो हिमाचल से निकलती है और पाकिस्तान के सिंधु घाटी के सिंधु नदी के उस क्षेत्र तक जाती है साथ में। तो सहायक नदियों में से ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब भारत में ये कितनी किलोमीटर में बहती है, तो ये 960 किलोमीटर में बहती है। कौन, तो चिनाब नदी। और वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की बात की जाए तो 14,442 ठीक है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ये लंबा क्षेत्र है इसका। और जो इसमें इसकी फिर सहायक नदियों के बारे में पूछेगा तो वही सारी सहायक नदियां हैं कौन, तो रावी हैं, सतलज हैं, इनकी सहायक नदियों में से एक हैं। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा अभी रिलेटेड इनसे। ठीक है, पहले इन 5 नदियों के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो उत्तर भारत की नदियां हैं ये सबसे फेमस नदियों में से हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों रावी नदी की। तो रावी जो है
वो रोहतांग के दर्रे के निकट जो मुल्तान का कांगड़ा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वहां से उसका उद्गम स्रोत माना जाता है। कहां से? तो हिमाचल से। ठीक है, तो ये देखिए ये रावी नदी, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए ये जो रावी नदी है, ये नदी दिख रही है आपको, ये भी आपको निकली है इसी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कहां से निकली है? तो रावी नदी रोहतांग के दर्रे से। तो दर्रा के बारे में अभी पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा दर्रे वगैरह क्या होते हैं। तो उसके दर्रे से मुल्तान कांगड़ा जो है, एक जगह का नाम है कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, वहां से निकली है रावी नदी। और ये जो भारत में बहती है 1450, जी हाँ माफ कीजिएगा 720, ये जो रावी नदी है ये 720 किलोमीटर बहती है। कहां? तो भारत में, इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा। कौन? रावी नदी। ओके, चलिए ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका वर्ग किलोमीटर स्क्वायर निकालिएगा तो लगभग 14,000 ये भी कुछ किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो ये नदी एक इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में पूछा जाएगा कि सहायक नदियां, तो इसकी भी सहायक नदियां कौन है? तो झेलम है, माफ कीजिएगा चेनाब है, उसके बाद आपका सतलज है, ये इसकी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, जो कि धौलाधार के उत्तरी पीर पांजल के क्षेत्र से निकली हुई नदियां हैं, तो वो सब सारी इसकी सहायक नदियों में से एक है। अब देखिए, अब बात करेंगे हम सतलज नदी की। तो सतलज जो है वो राक्ष सताल, जो कि मानसरोवर झील के निकट है, तो ये भी एक बहुत लंबी नदी है सतलज। ठीक है, ये देखिए इसका क्षेत्र है यहाँ पे, और ये मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दूं। यहाँ पे देखिए ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे ग्रीन कलर में जो शो कर रहा हूं मैं, ये यहाँ से लेकर ये हिमाचल होते हुए, पंजाब होते हुए, और ये राजस्थान के ऊपर ऊपर से नदी आके सतलज को पाकिस्तान में जाके मिलती है। तो ये एक नदी है जो कि सिंधु और चेनाब नदी के बाद तीसरी बड़ी नदी है इस क्षेत्र की। ठीक है, क्योंकि ये भी मानसरोवर की उन घाटियों से निकली है। ठीक है, वहां के झील से, जिसका नाम है राक्ष सताल। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, राक्ष सताल, राक्ष स्थल कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पांचों नदियों के बारे में विवरण। ठीक है, अब देखिए, अब हम चर्चा करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो थोड़ा सा पेज चेंज कर लेते हैं, इस पेज को ऐसे ही रहने देते हैं और हम आ जाते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं बताऊंगा, आज के दिन में अगर सारी नदियों के बारे में पढ़ना चाहोगे तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी यहाँ पे बताने की। दोस्तों एक नदी यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोड़ दिया हूँ, वो ध्यान दीजिएगा, वो है ब्यास नदी। यहाँ पे देखिए ये ब्यास नदी का एरिया है, और ये निकली है दोस्तों आपके रोहतांग के दर्रे से ही, यानी कि हिमाचल प्रदेश से ही वो निकली है नदी, और नदी जाके मिली है आपके पाकिस्तान में। ठीक है, और ये जो है ब्यास नदी जो है, ठीक है, ये ब्यास नदी जो है ये 460 किलोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है, ये भारत में बहती है। ठीक है, बाकी फिर पाकिस्तान में इनकी सारी, तो जितनी भी अगर नदियों का देखा जाए, जो उत्तर भारत की नदियां हैं, वो सभी के सभी किसको फायदा देती हैं? तो पाकिस्तान को देती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में जाके मिलती ही हैं। ठीक है, पर ये जो ब्यास नदी है ये हिमाचल पंजाब से होते हुए थोड़ा जाती है, तो पंजाब को भी फायदा हो जाता है उस नदी का, पर यहाँ पे पंजाब को फायदा होने से बढ़िया है, यहाँ पे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये है इन पांचों 6 नदियों का पूरा ब्यौरा था। अब हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। तो देखिए गंगा नदी का जो उद्गम है वो है गंगोत्री से। गंगोत्री कहाँ है? तो महान हिमालय का गोद है। ठीक है, महान हिमालय में गंगोत्री, जिसे हम लोग हिमनद कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं, वहां से निकली है ये नदी, और ये देवप्रयाग से ऊपर भागीरथी के रूप में तथा नीचे गंगा के रूप में जानी जाती हैं। तो अगर देवप्रयाग की बात कर ले, देवप्रयाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश से जितना भी ऊपर ये गंगा नदी है, इसको हम लोग भागीरथ के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी हिंदी के क्वेश्चन में इसका पर्यायवाची पूछे तो गंगा का बता देना आप लोग, भागीरथ भी है। ठीक है, और ये नदी जो है देवप्रयाग में आके मिली है, और यहाँ से फिर बिहार होते हुए आपको बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब इसका जो हम लोग लंबाई की बात करें, क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदियों में से जानी जाती है ये नदी, तो इसकी पूरी लंबाई जो भारत में बहती है वो है दोस्तों 2525 किलोमीटर। ठीक है,
जो कि कुल लंबाई है इसकी, ठीक है। और 1450 किलोमीटर सिर्फ यूपी में ही ये बहती है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में है, और इसका 450 लगभग, ठीक है, 445 लगभग है, ठीक है, 450 बोलिए, तो ये बिहार के क्षेत्र में बहता है। उसके अलावा ये पश्चिम बंगाल में भी 530 किलोमीटर के एरिया में बहती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो ये जो है स्टेट कौन कौन से, उत्तराखंड से निकली है, उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से जाके बे ऑफ बंगाल की खाड़ी यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। अब इसका जो जल ग्रहण का क्षेत्र है ना, उसको अगर वर्ग किलोमीटर बात करें तो बहुत लंबी नदी है जो क्षेत्र कवर करती है। लगभग आपको बता दें कि ये देखिए, ये लगभग 10 करोड़ 80 हजार, ठीक है, 10 करोड़ 80 हजार किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की प्रवाहित होती है, और भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ये नदी। और बेसिन, जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन देश के कुल 1/4 भाग में ये बहती है। कौन? तो गंगा। अब गंगा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं क्यूज में लेकर आऊंगा, ठीक है। और इनकी जो देखिए, जो कहते हैं इनकी सहायक नदियों में रामगंगा है, बहुत सारी नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां तो मतलब अनगिनत है, क्योंकि देखो यहाँ जितनी भी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल अगर आओगे तो इन जितनी अलग से नदियां बहती हैं ये सारी इनकी सहायक नदियां ही हैं, ठीक है। तो रामगंगा जो है आपका उत्तराखंड में है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जो है इनकी सहायक नदियां हैं। और जो इनकी दाहिनी सहायक नदियां हैं जो इनके दाएं ओर से आती हैं, वो देखिए उसमें भागीरथी हुगली क्षेत्र में जो कि बंगाल में मिलती है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली कई छोटी नदियों का एक मिश्रण होता है। और उसके अलावा फरक्का नदी जो है वो गंगा में आके मिलती है और मुख्य धारा का प्रवाह बनती है इसका, ठीक है। और दक्षिण पूर्व की ओर से अगर देखें हम तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है ये सारी नदियां जाके, ठीक है। तो गंगा जो है एक अपने आप में बहुत ही बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी सहायक नदियों का अनगिनत है। मैंने अभी कुछ नाम लिए हैं, बस वो नाम ही काफ़ी नहीं है, अभी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो है ये निकली है यमुनोत्री हिमनद से ही, जहाँ से गंगात्री है वहीं यमुनोत्री भी है, यानी कि उत्तराखंड से भी ये नदी निकली है। और यमुनोत्री है दोस्तों लगभग 6330 मीटर की ऊंचाई से निकली हुई यमुनोत्री है, ठीक है। इसकी उद्गम स्रोत कहाँ है? तो यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब बात करेंगे भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1376 किलोमीटर में ये नदी बहती है। तो गंगा से थोड़ी छोटी नदी है ये, पर आप बात करेंगे वहां से 2525 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, तो यहाँ पे 1376 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। अब इसका जो क्षेत्र है पूरा जो वर्ग किलोमीटर में, तो ये है दोस्तों लगभग 3,66,223 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, ये क्षेत्र है इनका। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो देखिए ये चंबल है जो कि जनपाव पर्वत से निकली है, महू से निकलती है बेतवा के, ठीक है। और गंगा के लगभग समानांतर बहती हुई ये नदी है जो कि इलाहाबाद के निकट गंगा में जाके ये मिल जाती हैं। तो यमुना जो है वो गंगा में कहाँ आके मिल जाती हैं? तो इलाहाबाद में, याद रखिएगा, गंगा जो है कहाँ मिलती हैं? तो इलाहाबाद में मिलती हैं, ठीक है। किससे? यमुना से, ओके। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी नदी की जो है सोन नदी, ठीक है। देखिए सोन नदी के बारे में आपको बता दें दोस्तों, सोन नदी जो है ये निकली है अमरकंटक से। तो अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, और ये अमरकंटक से निकली है, जो कि यहाँ से 3 नदियां निकली हैं अमरकंटक से। अमरकंटक से निकली है रेवा, यानी कि रेवा नदी है, सोन है और नर्मदा है, ठीक है। तो नर्मदा नदी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये नदी जो है मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात को जाती हुई ये अरब सागर में जाकर मिलती है, ठीक है। तो ये एक नर्मदा नदी के बारे में बात हो गई। सोन की बात करें हम पहले यहाँ पे, तो ये अमरकंटक से निकली है, और लगभग ये आपका एक सोन जो है ये सहायक नदी है गंगा का भी। कहाँ पे? तो ये बिहार में आके मिलती है, और ये इसका जो जल प्रवाह है ये अपोजिट बहता है, ठीक है।
तो ये देखिए, अगर ये नदी आप देख रहे हैं यहाँ से बहती हुई निकली है और ये बिहार होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र है आपका और ये क्षेत्र है बिहार का। तो ये लगभग आपका जो वर्ग किलोमीटर की बात करें दोस्तों तो 78,71,900 वर्ग किलोमीटर में ये बहती है नदी। कौन? सोन नदी। और देखिए सोन के बारे में आपको बता दें कि यह पटना के निकट मानेर नामक स्थान पे गंगा में जाके मिल जाती है। तो मानेर से भी पहले एक जगह है कोइलवर, वहीं पे ये मिल जाती है गंगा में लगभग। ठीक है, और क्योंकि कोइलवर से गंगा का थोड़ा सा उद्गम शुरू हो जाता है। ठीक है, पर ये मानिए मानेर एक जगह है, पटना का जिला है मानेर। ठीक है, वहां पे जाके सोन जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सोन भी गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रामगंगा की। ठीक है, जो कि रामगंगा के बारे में मैंने बताया कि उत्तराखंड की नदी है और किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि इसको देखिए इसका जो स्रोत है वो पौड़ी गढ़वाल से है। तो गढ़वाल एक जिला है उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, और बता दें कि वहाँ से निकली है और इसका 696 किलोमीटर है ना, 696 किलोमीटर जो है ये भारत में बहती है, जो कि गंगा में आके ही मिल जाती है। उसके अलावा 30,641 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये बहती है और यह कन्नौज में, जी हाँ कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ जाके आके गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आके, कन्नौज के इस क्षेत्र में आके वो उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में आके मिल जाती हैं गंगा में। ठीक है, फिर बात करेंगे घाघरा नदी की। तो देखिए इन सब के बारे में हम क्वेश्चन देंगे कल, है ना। तो बस आपको मैं मानचित्र के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि कौन कहाँ से निकली है। तो ये निकली है हिमनद मापचांगुंग से। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में ही जगह है। और घाघरा जो है, मतलब घाघरा जो नदी है ये मापचाचुंग है, मापचाचुंग हिमनद है, मापचाचुंग, जो कि आपको निकली है उत्तराखंड के एरिया से ही घाघरा नदी, और ये जाके मिली है दोस्तों आपके गंगा की सहायक नदियां हैं। और ये छपरा में, जी हाँ, ये बिहार के ऊपरी क्षेत्र में बहती हुई इस एरिया से। ठीक है, कोसी, घाघरा, गंडक, ये सारी नदियां बिहार के ऊपरी क्षेत्र से बहती हैं, जो कि बिहार में भी प्रवेश करती हैं ये नदियां सारी। गंडक देख रहे हैं यहाँ पे, कोसी लिखा हुआ है, तो ये सारी नदियां आके मिल जाती हैं गंगा में, और गंगा को एक सहायक नदियों का भी नाम दिया जाता है इसका। और सरयू नदी जो है नाम से भी जाना जाता है। कौन? तो घाघरा नदी। ठीक है, सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे जो क्वेश्चन, देखिए अभी वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट और नदी का नाम यहाँ पे सिर्फ ले देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ, वो आप लोग बस देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर ये गंडक की बात करें तो ये देखिए गंडक नदी है यहाँ पे, और ये गंडक नदी जो है ये निकली है नेपाल के तिब्बत से। तो नेपाल से ये देखिए नेपाल का एरिया है, ये पूरा नेपाल है ये। ठीक है, तो यहाँ से निकली है और नेपाल से होते हुए इसका जो एरिया है भारत में 425 किलोमीटर का है। ठीक है, फटाफट देखिएगा आप लोग थोड़ा, और 7620 किलोमीटर का स्क्वायर का यहाँ पे भारत में इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है। और यह मध्य नेपाल से बहते हुए बिहार के चंपारण जिले से होते हुए, ये जो क्षेत्र है चंपारण जिले से बहते हुए ये प्रवेश करती है और गंगा को जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक भी नदी जाके गंगा में ही मिली है। और उसके अलावा है कोसी, जो कि सिक्किम के तिब्बत से निकली है। सिक्किम है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है सिक्किम के क्षेत्र से निकली है, और ये भी जो है बिहार में लगभग 1080 किलोमीटर में ये बहने वाली नदी है, जो कि बहुत ही इसको शोक नदी भी कहते हैं बिहार का। ठीक है, और ये छपरा में, छपरा के निकट आके गंगा में जाके मिली है। तो यहाँ पे आई है बिहार में और यहाँ से छपरा में आके मिल गई है, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे जो कोसी जो है वो सन कोसी, अरुण कोसी, तामुर कोसी से मिलकर बनी एक नदी है, जो कि नेपाल से निकलती है और नेपाल हिमालय से निकलती है, और 720 किलोमीटर लगभग ये भारत में बहने वाली नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पूर्वी नेपाल से निकलती है और बिहार के सहरसा जिले से, ठीक है, बिहार के सहरसा जिले से होते हुए आपको जो है गंगा नदी में जाके मिलती है ये भी नदी। ठीक है, याद रखिएगा, कोसी जो है वो भी गंगा की एक सहायक नदियों में से एक है। फिर एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पे झारखंड की। बिहार तक खत्म हो चुका है यहाँ पे, तो झारखंड में है
छोटा नागपुर का क्षेत्र जो कि निकली है वहां से नदी एक दामोदर नदी, ठीक है। वो भी क्या होती है, दामोदर नदी भी जो है वो निकल के आई है और गंगा को मिली है कहाँ पे, तो यह नदी जो है मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए जानी जाती है और बिहार का शोक भी माना जाता है इसको, ठीक है। और पर ये जो नदी है झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र का एरिया है, दामोदर घाटी कहला जाता है और पश्चिम बंगाल के हुगली में जाके ये मिली है और इसे बंगाल का शोक कहते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। इसमें जब बाढ़ आती है, ये पहाड़ी नदियां हैं, तो ये बाढ़ में आती है तो बंगाल को भी कुछ नुकसान इस एरिया को पहुंचाती हैं, ठीक है। तो ये जो है 541 किलोमीटर बहती है भारत में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये जो थे ये गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में, फिर पूर्व की ओर बहती हुई नदियां जो हैं गोदावरी महानदियों के बारे में, उसके बाद गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल एक और वीडियो में, जो कि आपके लिए होगा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हम करेंगे क्यूज सेक्शन उसी वीडियो में। तो ये थोड़ा सा पार्ट बचा है, इसके बारे में हम अब देखिए उत्तर भारत की सारी नदियों के बारे में यहाँ तक तो लगभग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो नीचे नदियां हैं, ये जो पोर्शन में दक्षिण भारत की पश्चिम भारत की जो नदियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे कल और उसके साथ करेंगे हम लोग क्यूज सेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, सिर्फ सारी चीजें मैंने फिगर से बताया है, फिगर दिया भी है, तो इसका फिगर पीडीएफ भी मैं दे दूंगा आपको, एक बार खुद से देखिएगा। और जितने डेटा मैंने बताए हैं, डेटा है ना, डेटा याद रखिए क्योंकि एग्जाम में डेटा ही पूछता है आपसे, ठीक है ना। तो डेटा नोट कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, कहीं कुछ नहीं मिटा रहा हूं। और इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे उन 4 नदियों के बारे में, जैसे कि महानदी है, कृष्णा नदी है, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और कुछ पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र, इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सिनारियो में इतना ही था, और कल पढ़ेंगे इन सब के बारे में, और क्यूज सेक्शन भी होगा कल हमारा। तो इस वीडियो के लिए आज बने रहने के लिए हमारा धन्यवाद आपके साथ, और फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।